हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप लोग जानते हैं कि जब भी हमें कभी कोई चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद जो एक्सरेज किया जाता है वो एक्सरे का क्या मतलब है? जी हाँ, यहां पे एक्स का मतलब है अननोन, यानी जब हम मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं और हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसमें हम वर्ड यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं एक्स। तो यहां पे जब ये इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था तो उस टाइम पे इसको अननोन एक वेव्स की तरह ही कंसीडर किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्स। और रेस का मतलब है रेडिएशन, यानी एक्स रेस है जो हमारी एक्स रेडिएशन यानी अननोन रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जो एक्चुअली में एक एक्सीडेंटली फॉर्म में हमें मिली, एक्सीडेंटली फॉर्म में ये डिस्कवर हुई, यानी जो डिस्कवर और ये जो हुई है जो आपकी ये रेडिएशंस है, या फिर जो हमारे रिसर्चर हैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो ये नहीं पता था कि एक्चुअली में वो किस चीज को रिसर्च कर रहे हैं। ये अनडिस्कवर्ड एक रेडिएशंस थी जो कि एक्सीडेंटली इनको मिली। हम बात कर रहे हैं रॉन्टजेन की। रॉन्टजेन ने इसको जब पहली बार डिस्कवर किया तो उन्हें खुद नहीं पता था कि ये किस वेव को डिस्कवर कर रहे हैं, यानी इसको एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया गया। और 1895 के बाद इस एक्सरेस को इस कदर यूज करने लगे, यानी इमीडिएटली 1896 से इसको यूज करना स्टार्ट किया और आज इसने जितना रेवोल्यूशन किया है आप सभी जानते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज भी बाद में आई, जैसे एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लाइक सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, लाइक उसके बाद में हमारी दूसरी तरह की भी टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड आई है, दैट इज अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, इको साउंड टेक्नोलॉजी, इको कार्डियोग्राफी। ये सभी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सभी एक्सरेज टेक्नोलॉजीज के आने के बाद में रेवोल्यूशनाइज हुई है और डेवलप हुई है। आज हम इसी टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से जो रॉन्टजेन है उन्होंने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया और आज इसने जो पूरा वर्ल्ड है उसमें जो मेडिकल साइंस है उसमें इसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। सो हाउ रॉन्टजेन एक्सीडेंटली डिस्कवर द एक्सरेज चेंज द वर्ल्ड, इसने पूरे चेंज कर दिया वर्ल्ड को। और क्या क्या इससे फायदे हैं, क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। फिलहाल ये न्यूज में था कि रॉन्टजेन एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द एक्स-रेज एंड चेंज द वर्ल्ड। इनका पूरा नाम है विल्हेल्म रॉन्टजेन। सो विल्हेल्म रॉन्टजेन, इन्होंने पहली बार इसको जब एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था तो उस टाइम पे मेनली आप बोल सकते हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी जिससे हम बॉडी के अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं और जो हमारी बोन्स हैं उसको हम ठीक से देख पाए। बट यस, जब इन्होंने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया उसके बाद से इमीडिएट बाद से ही इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा लेवल पे इसको यूज करने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये किस तरीके से फैला, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ 8 नवंबर 1895 को। विल्हेल्म कॉर्नेट रॉन्टजेन ने इसको पहली बार डिस्कवर किया, जो कि जर्मनी से हुए थे और जर्मनी के ही एक लैब के अंदर में ये रिसर्च कर रहे थे, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग में डिस्कवर कर रहे थे। और ये एक्चुअली में अपना जो इनका रिसर्च था वो कैथोड रे ट्यूब से था। ये कैथोड रे ट्यूब के ऊपर में डिटेल स्टडी कर रहे थे। और कैथोड रे ट्यूब आपने बचपन में सुना होगा, सीआरटी टीवीज जो टीवी हुआ करते थे हमारे, वो कैथोड रे ट्यूब टीवी होते थे जिसमें कैथोड रे पास की जाती थी और पास करने के बाद एक लेंस पे फोकस किया जाता था। यानी यहां से अगर कैथोड रे आएगी तो हमारे पास यहाँ पे एक लेंस होता था और ये जो लेंस होगा ये एक पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर ऐसे ये अपनी लाइट को फॉल करेगा और इसके ऊपर जो भी स्क्रीन पे जो भी बॉडी होगी वो हमें देखने को मिलेगी सीआरटी टीवी के अंदर में, सीआरटी मॉनिटर्स के अंदर में। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर में ये डाल रहे हैं और उसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं उससे कुछ और इनको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया, इन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि जब भी ये कैथोड रे ट्यूब्स को उसके अंदर में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पास कर रहे हैं तो वहीं के पास में एक छोटा सा कोई एक शीट पड़ी थी और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो शीट है ये ग्लो कर रही है और इसके अंदर में ये एक तरीके से पेनिट्रेट हो पा रही है और एक ग्लो भी कर रही है। तब इनकी नजर गई उस पर्टिकुलर शीट के ऊपर, तो इन्होंने सोचा कि इसको हम और ज्यादा देखते हैं।
तो इन्होंने डिस्कवर किया कि जो कैथोड रे ट्यूब्स हैं उसमें से एक ऐसी इनविजिबल रेडिएशंस निकल के आ रही हैं, कैथोड रे ट्यूब के अंदर में से इनविजिबल रेडिएशंस निकल के आ रही हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन के थ्रू इजीली पास हो पा रही। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके दूसरे प्रोडक्ट्स को रखा। तो कैथोड रे में से जब ये ट्यूब निकल के, जब ये रेज निकल के आती थी जो कि इनविजिबल हुआ करती थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से ज्यादा है, उसके इन्होंने डिफरेंट जो आप बोल सकते हैं मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, और जो हमारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, वुड हो गया, इनके थ्रू पास करके देखा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो इनविजिबल रेडिएशन है, ये इनविजिबल रेडिएशन काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर रही है, पेनिट्रेटिंग पावर है, और जो हार्ड वुड है इवन उसके थ्रू भी ये पास हो पा रही है। मेटल के थ्रू कंपैरेटिवली कम पास हो रही थी, लेकिन बाकी ज्यादा जो दूसरे सब्सटेंस थे उसके थ्रू ज्यादा हो रही थी। तो जब इन्होंने कैथोड रे ट्यूब का एक यहां से इनविजिबल रेडिएशंस यहां से निकलती हुई एक तरीके से ऑब्जर्व किया, डेफिनेटली इनविजिबल था तो ये इनको दिख नहीं रही थी, लेकिन शीट जो यहां पे प्रेजेंट थी, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के बीच में जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लाइक कोई मेटल अगर इन्होंने इसके बीच में प्लेस किया, तो ये कैथोड से निकलने वाली इनविजिबल रेज फिर भी इस शीट तक और शीट तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये जो इनविजिबल रेडिएशंस हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा है कि बीच में अगर कोई भी सब्सटेंस आ जाता है तो इसको क्रॉस करके निकल जाती है। ये आइडिया जब इनको क्लिक किया, इन्होंने तभी तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया, वाइफ को अपने बुलाया और बोला कि अपने जो अपने फिंगर में रिंग पहनी हुई है और जो अपना फिंगर है, और ये इसके थ्रू हम एक रेडिएशन पास करके इसको देखते हैं। तो इन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया, आप बोल सकते हैं कि अपनी वाइफ के हैंड्स से जब इन्होंने रेडिएशंस ये पास करी तो उन्होंने देखा कि ये बोन्स की भी फोटो क्लिक कर सकता है, और जो रिंग थी उनकी जो हाथों में, उसकी भी इसने फोटो क्लिक की। और वो दिन था और आज दिन है कि इस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है कि कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस, स्पेशली जब कोई आपका डिजीज बोन से रिलेटेड या ऐसे हो, तो आप बिना एक्सरे के वो चीज कर ही नहीं कर सकते और डायग्नोज ही नहीं कर सकते। बात करते हैं फर्दर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्रिसमस से 3 दिन पहले 1895 में जब ये डिस्कवरी कर रहे थे, डिस्कवरी हुआ, तो यहाँ पे एक्स यहाँ डिनोट कर रहा है अननोन से, और ये मेटल के थ्रू, पेपर के थ्रू, कार्डबोर्ड के थ्रू, सब के थ्रू ये पास हो सकती थी। रॉन्टजेन ने कंडक्टेड ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट कैप्चरिंग एन इमेज ऑफ द बोन्स इन हिज वाइफ्स हैंड, यानी इनकी जो वाइफ की हैंड में जो बोन्स थी उसको, इसका फोटो कैप्चर किया, प्लस में रिंग जो थी उसको कैप्चर किया, प्लस में इन्होंने जो एक्सरे के पोटेंशियल यूज हो सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, वो सभी एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1 बाय 1 करके किए, और उसके बाद ये एलिजिबल हो गए और नोबेल प्राइज के लिए। और 1901 में फिजिक्स का पहला प्राइज, नोबेल प्राइज मिलता है रॉन्टजेन को, विल्हेल्म रॉन्टजेन को। ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो इमीडिएटली इन डिस्कवरी के बाद में जो कि कैथोड रे ट्यूब में से इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही थी, उनमें से इन्होंने जैसे ही उसके बारे में बताया तो ग्लोबल मीडिया में एक सेंसेशन फैल गया। इमीडिएटली 5 जनवरी 1896 में ऑस्ट्रियन जो न्यूज़पेपर है डाई प्रेस, इसने एक तरीके से पब्लिश कर दिया इस पूरे आर्टिकल को, और इसको बोला एक सेंसेशनल डिस्कवरी। डेफिनेटली एक ऐसे टाइम पे, यानी आज से आप लगा सकते हैं लगभग 150 साल पहले एक ऐसी डिस्कवरी होना, यानी जिसमें हम बॉडी के अंदर देख पा रहे हैं, उनकी बोन्स की जो ब्रेकडाउन है उनको देख पा रहे हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात थी विद इमेंस पोटेंशियल फॉर डायग्नोसिस डिजीज। अब यही चीज धीरे धीरे पूरे यूरोप और यूएसए में फैल गई, और धीरे धीरे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको पिक किया 16 जनवरी 1896 को। उन्होंने प्रिंट भी किया इसको कि इस तरह की डिस्कवरी हो चुकी है, जो हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। रॉन्टजेन रातों रात एक तरीके से 1-2 साल के अंदर में ही इतने ज्यादा फेमस हो गए कि लोगों तक यहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और इनको फिर जो नोबेल प्राइज है उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया था। जनवरी 13, 1896 में अगर हम देखते हैं तो प्रूशियन ऑर्डर से क्राउन जो है केजर विल्हेल्म II ने भी इनको प्राइज दिया था ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए और ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए।
बात करते हैं मेडिकल कम्युनिटी ने इमीडिएटली जस्ट नेक्स्ट ईयर से इसको डायग्नोस करने के लिए यूज करने लगे, बोन्स में फ्रैक्चर करने के लिए यूज करने लगे। और 14 फरवरी 1896 की अगर बात करें तो मेजर जॉन हॉल एडवर्ड जो थे, इन्होंने पहले डॉक्टर बने जिन्होंने पहली बार इस एक्सरेज को यूज किया डिसीज पता करने के लिए, प्लस में बॉडी के अंदर में फ्रैक्चर्स और बोन्स के अंदर में फ्रैक्चर्स पता करने के लिए। इमीडिएटली उसी के बाद में सेम ईयर, द वेरी सेम ईयर 1896 के अंदर में भी जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने भी अपने सोल्जर्स के अंदर जो भी बुलेट से रिलेटेड जो भी चीजें हुआ करती है, यानी बुलेट वाउंड्स हो गए, यानी जहां पे बुलेट बॉडी के अंदर में एंटर कर जाती है, कहां पे एंटर की, कितना डीप पेनिट्रेशन था, बोन उससे ब्रेक हुई या नहीं, उसके लिए भी इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ने पहली बार इसको यूज करना स्टार्ट किया। और उस टाइम से ये फिर धीरे धीरे नाइल एक्सपीडिशन किया गया इजिप्ट के अंदर में टू हेल्प लोकेट बुलेट वाउंड्स एंड द डायग्नोस फ्रैक्चर, शोइंग द इमीडिएट यूटिलिटी ऑफ द डिस्कवरी इन द मिलिट्री एंड द मेडिसिन फील्ड। पब्लिक फैसिनेशन इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने एक तरीके से ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ये फोटोग्राफी, इसके ऊपर बहुत सारी पोएम्स छपने लगी, यानी एक तरीके से रॉन्टजेन नाम से पोएम्स छपने लगी कि रॉन्टजेन डिस्कवर्ड दिस, इस तरीके से इन्होंने पोएम भी स्टार्ट कर दी। यानी आप मान सकते हैं कि तब कितने लोग एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर डिस्कवरी को लेके, और लोग रॉन्टजेन को एक तरीके से प्रेज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। वाइड स्प्रेड फैसिनेशन हुआ डेफिनेटली बहुत ज्यादा लेवल पे, और यहां हम बात कर सकते हैं कि पब्लिक की जो क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन था ये अमेज कर दिया इस आइडिया से। और लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो पूरे मीडिया में और पब्लिक इमेजिनेशन में ये इतना ज्यादा फैल गया कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लोगों के अंदर में उत्साह था कि हमें कोई भी अगर डिजीज होगी और स्पेशली जो इंजरी से रिलेटेड है वो हमें बिल्कुल क्योर हो सकती है, डायग्नोस हो सकती है इसके थ्रू। फियर एंड स्पेकुलेशन भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि लोगों को अभी इतना ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। ये लोग एक नॉर्मल फोटोग्राफी की तरह इसको लेके चल रहे थे कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो बॉडी के इंटरनल पार्ट की हमें पिक्चर आ जाएगी, लेकिन इसकी जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं हुई थी। धीरे धीरे लोगों के अंदर में फियर भी आने लगा कि अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें प्रॉब्लम होने लग जाए, लेकिन एक साइंटिफिक बेसिस पे रिसर्च इसमें नहीं हुई। तो द अनप्रेसिडेंटेड एबिलिटी टू सी थ्रू मटेरियल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी लेड टू द फियर, एप्रीहेंशन, स्पेकुलेशन अबाउट द पोटेंशियल डेंजर ऑफ एक्सपोजर टू दिस इंडिविजुअल इनविजिबल रेज। डेफिनेटली ये इनविजिबल रेज जो थी ये एक तरीके से बहुत बड़ा डर भी था लोगों के सामने। एक्सरे प्रूफ क्लोथिंग, यानी एक तरीके से लोगों ने कपड़े पहनने के बाद में जब एक्सरे करके देखा तो उसमें भी इनको अच्छे रिजल्ट मिले, जिसकी वजह से जो सेंसिटिव वीमेंस होती थी और जो भी है ये इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी एक्सरे के अंदर में। धीरे धीरे और ये ओपन होने लगा, लेजिस्लेटिव कंसर्न्स आने लगे कि इसके कोई मिसयूज ना स्टार्ट हो जाए, तो हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। न्यूयॉर्क के अंदर में ऐसी बातें फैलने लगी, इसको हम दरअसल ये बैन कर देंगे या फिर इसका यूज जो है अनएथिकल है या फिर इसको हमें रेगुलेटेड या स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका मिसयूज हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस थी, इससे रिलेटेड जो हेल्थ हजार्ड या हेल्थ रिस्क है उसके बारे में इतना नहीं पता था। तो वहां के जो लोग थे, जो स्पेशली जो एक तरीके से लीडर्स थे, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि हम जो एक्सरेज हैं उसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, उसी के बाद इसको मेडिकल साइंस में अलाउ करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। डेफिनेटली जब भी कोई टेक्नोलॉजीज आती है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को सामने रख के ही करना पड़ता है। इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बर्निंग हो सकती है, रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, और ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे करके पता चली। बात करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस की लेगेसी की, यानी एक्सरे के अंदर में क्या लेगेसी है। ये धीरे धीरे करके कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, धीरे धीरे उसका एक पार्ट बन गया। यानी कोई भी मेडिसिन में कोई भी चीजें हो रही हैं वो बिना एक्सरे के होती ही नहीं थी। ट्रांसफॉर्मिंग द एबिलिटी टू डायग्नोस अ वाइड रेंज ऑफ द डिसीजेस, फ्रैक्चर एंड द इंटरनल कंडीशन, इट लेड द फाउंडेशन टू द फ्रीचर ऑफ द रेडियोलॉजी। यानी जब ये एक्सरे आया और उसी से हमारी जो एक फील्ड थी रेडियोलॉजी डेवलप होती है, यानी एक तरीके से इसने बर्थ दिया, एक्सरे ने बर्थ दिया रेडियोलॉजी ब्रांच को। यानी आप जानते होंगे आज के टाइम पे रेडियोलॉजी जो ब्रांच है सबसे फेमस ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि यहां ही सबसे पहला स्टेप होता है किसी डिजीज को फाइंड आउट करना।
यानी जब भी कोई चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो किसी और तरह का ट्रीटमेंट हो, किसी और तरह की डिजीजेस हो, इंटरनल कहीं कुछ आपके इन्फेक्शंस हो, सबसे पहले जो काम आता है वो है रेडियोलॉजी। यानी जब आप उस डिजीज को फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे तो उसको क्योर कैसे करेंगे। तो इसलिए आज जो सबसे फैसिनेटिंग जो फील्ड है मेडिकल साइंस में वो है रेडियोलॉजी। डेफिनेटली डॉक्टर्स भी इसमें काफी ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक डायग्नोज नहीं होगा डिजीज भी क्योर नहीं होगी। रेडियोलॉजी के बाद में धीरे धीरे करके ओवर द टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक सीटी स्कैन, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें हम 3D एक्सरेज को ही यूज करते हैं। यानी जो सीटी स्कैन है और एक्सरे ये अलग चीज नहीं है। सीटी स्कैन 3 डायमेंशनली जब हम स्कैनिंग करते हैं एक्सरे के थ्रू, और जो एक्सरे है वो 2 डायमेंशनल होता है जनरली। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूपीएससी ने एमआरआई के अंदर में पूछा कि इसके अंदर में किस तरह का रेजोनेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो एमआरआई के अंदर में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब है, यहां पे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऊपर और नीचे जाना, टू एंड फ्रो मूवमेंट होना। तो यहां पे जो हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस हिसाब से चेंज करती है, उसी हिसाब से हमारा ये जो एमआरआई हमारा वर्क करता है। यानी अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो एमआरआई के अंदर में जो हमारी अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जितनी भी टोटल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला के अंदर, उससे 30,000 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप इमेजिन करके देखिए, अर्थ से 30,000 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक क्लिक में एमिट हो जाती है एमआरआई मशीन के अंदर में। यानी एमआरआई मशीन 30,000 टाइम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। तो डेफिनेटली इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव डेफिनेटली आप जानते हैं। इंटरनल जो पूरा फोटोग्राफी है रेजोनेंस इमेजिंग के बेसिस पे, जो यानी हमारी जो बॉडी के अंदर में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 63 मेगाहर्ट्ज। यानी एक हाइड्रोजन 63 इंटू 10⁶ रोटेशन कर लेता है एक सेकंड के अंदर में। उनकी रोटेशंस को कुछ टाइम के लिए फ्रीज किया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड से, और जब उसको रिलीज किया जाता है तो रिलीज वाली जो एनर्जी है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे इंटरनल जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एक तरीके से उसकी पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रासाउंड में मेनली हम जो साउंड से सेंड की जाती है बॉडी पार्ट्स तक, और वो रिफ्लेक्ट होके कितने टाइम में आई है उसके बेसिस पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ऐसे ही एंजियोग्राफी की जाती है, यानी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो हमारी जो वेसल्स होती है और जो वेसल्स के अंदर में ब्लॉकेज हो जाती है उसको फाइंड आउट करने के लिए, और उसके अंदर में एक छोटा सा कैमरा लगाते हैं ताकि हमें इंटरनल जो हमारे जो फीलिंग्स है, इंटरनल जो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस तरह की सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द एक्सरेज। पॉइनरिंग मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहला ये आया, और एक्सरे वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इमेजिंग। नॉन इन्वेजिव का यहां पे मतलब है कि कोई कट आपको नहीं करना है, कोई इस तरीके से बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाल के नहीं करना है जैसा कि जनरली डायग्नोसिस में आजकल किया जाता है। टिश्यू कल्चर किए जाते हैं, सेल कल्चर किए जाते हैं, ऑर्गन कल्चर किए जाते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। बॉडी के बाहर से ही आप इसको एक तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अलाउइंग डॉक्टर टू लुक इनसाइड the human body without surgery over the year, this led to the development of the more sophisticated imaging technologies, जैसा मैंने अभी बताया आपको, इकोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सभी इसी से जनरेटेड और इसी के बाद में जनरेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। बात करेंगे कि और क्या लेगेसी हो सकती है इसकी इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। एक्सरे रेवोल्यूशनाइज पब्लिक हेल्थ बाय इनेबलिंग डिटेक्शन ऑफ द डिसीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस जो कि लंग से रिलेटेड है, कैंसर और बोन फ्रैक्चर, ये सारी चीजों को हम इमेजिंग एक तरीके से कर सकते हैं, बॉडी इंटरनल पार्ट्स को पता लगा सकते हैं। एक अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में अगर एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जो मेट्रो ट्रेन में, एयरपोर्ट्स में जो आपके जो ऑब्जेक्ट को स्कैनिंग करने के लिए, यानी आपने बैग में, आपके बैग में क्या क्या चीजें हैं, जब सिक्योरिटी में आप पास करवाते हैं तो एक मशीन से, वो मशीन भी एक्सरे मशीन ही होती है, और उससे हम बॉडी के अंदर में या उस ऑब्जेक्ट या कुछ कंटेनर
के अंदर में क्या प्रेजेंट है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। डेफिनेटली मेडिकल साइंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। अर्ली कंसर्न थे हमारे रेडिएशन से रिलेटेड। आज हमें पता चला है कि कुछ सेकंड से ज्यादा अगर हम एक्सरेज के ज्यादा एक्सपोजर में रहेंगे तो डेफिनेटली ये कैंसर भी कर सकता है और इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डैमेज भी कर सकता है। धीरे धीरे करके हमें ये सारी चीजें पता चली। तो एक्सपोजर की लिमिट्स हमें बाद में पता चली। कंटिन्यूड यूज एंड द एडवांसमेंट, एक्सरे रिमेन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन यूज्ड इन बिलियंस ऑफ प्रोसीजर्स एनुअली। दे कंटिन्यू टू ड्राइव एडवांसमेंट इन डायग्नोसिस, इमेजिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट में एक तरीके से वरदान की तरह हमारे सामने ये आया है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉर्नेट रॉन्टजेन इन 1895, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सरे आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन विजिबल लाइट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड दैट इज लोअर, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। Next statement, the discovery of X-ray led to the establishment of medical field of radiology. Definitely radiology की जो बाकी फील्ड्स थी, MRI, CT स्कैन और आपके अल्ट्रासाउंड, ये सारी जो फील्ड्स है वो एक्सरे के बाद ही डेवलप हुई। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्स वन लॉ, जो मैक्स वन लॉ है, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सरे आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल contributing to the understanding of their nature. Definitely this statement is also correct. यही वो पर्सन थे जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारे एक्सरेज जैसे नॉर्मल विजिबल लाइट्स होती हैं और क्रिस्टल पे अगर उसको पास किया जाए तो वहां से रिफ्लेक्ट होके एक अलग अलग तरीके से एंगल से निकल के आती है। बिल्कुल सेम वे में एक्सरे अगर हम क्रिस्टल के थ्रू पास करेंगे तो वो भी बिल्कुल वैसे ही फिनोमिना से आती है जैसे विजिबल लाइट आती है। तो डेफिनेटली ये जो है ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। सो 1, 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स। इनके ये आपके जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोअर वाला जो सेकंड स्टेटमेंट था ये लोअर की वजह से गलत है, अदरवाइज ये भी अगर इसमें हाइयर आ जाएगा तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मी 1, 3 and 4 आर करेक्ट। इसी तरह के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। Thank you.